नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम में परिवर्तन के साथ फसल प्रभावित होते हैं। ऐसे में हमें फसलों का सामयिक प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। बिन मौसम सब्जियों की खेती करने का बेहतरीन जरिया है पॉली हाउस। परवल के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। स्ट्रॉबेरी की खेती से राकेश को मिली अलग पहचान। आज के समय में किसानों को मशीनीकरण और नई कृषि तकनीकों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कम मेहनत में ही फसल से बढ़िया उत्पादन मिल जाता है। मानवीय श्रम के बजाय खेती में मशीनों के इस्तेमाल से खेती की लागत भी कम होती है। यही वजह है कि अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र और उपकरण उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार किसानों को कस्टम हायरिंग स्कीम के तहत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र मुहैया करा रही है। कस्टम हायरिंग कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने हेतु जो एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसमें दो तरह की स्कीमें हैं। एक तो 40% स्कीम है और एक 80% की स्कीम है। दोनों स्कीम में 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसमें 40% में मैक्सिमम 4 लाख का अनुदान और 80% में मैक्सिमम 8 लाख का अनुदान निर्धारित की गई है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में दलहनी फसलों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज भी धान और गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा दलहनी फसलों की खेती होती है, लेकिन इसके अच्छे उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके पोषक तत्वों का प्रबंधन। किसान भाई अगर दलहनी फसलों में सल्फर का प्रयोग करें तो 20 से 25% तक इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फली को भी गिरने या मुरझाने से बचाने के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बेरोन भी उपयोग कर सकते हैं। आज हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृषि उत्पादन तकनीकों के विकास की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। पॉली हाउस ऐसे ही आधुनिक कृषि तकनीक है जिससे किसान भाई बिना मौसम सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे देश में परवल बहुत ही प्रचलित सब्जी है। परवल का उपयोग खासकर सब्जी के रूप में किया जाता है, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। वैसे तो इसकी खेती सालों भर होती है, लेकिन इसके लिए गर्म जलवायु काफ़ी मुफीद मानी जाती है। किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। परवल हमारे यहाँ प्रचलित तथा उपयोगी सब्जी है क्योंकि यह विटामिन से भरपूर होता है। वैसे तो परवल की खेती पूरे वर्ष होती है, लेकिन गर्म जलवायु में परवल की खेती करने से पैदावार काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है। इसके लिए किसान भाई भूमि का चुनाव सही तरीके से करे, क्योंकि इसलिए लताई जल जमाव को सहन नहीं कर पाती है। इसलिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य है। मुख्य रूप से परवल की 2 प्रजातियां क्षेत्रीय एवं उन्नतशील प्रजातियां हैं। क्षेत्रीय प्रजातियों में मुख्य रूप से बिहार शरीफ, डंडाली, गुल्ली, कल्याणी और उन्नतशील प्रजातियों में FP1, FP3, FP4, HP1, HP3 एवं HP4 पाई जाती है। भिंडी की तोड़ाई में किसानों के हाथों में अब ना खुजली होगी, ना ही रेसे पड़ेंगे। गर्मी में दस्ताने पहनकर भिंडी तोड़ने से भी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए बिहार के कृषि वैज्ञानिकों ने भिंडी काटने वाली हस्तचालित मशीन तैयार की है। हाथ से तोड़ी गई भिंडी सामान्य तापमान पर 3 दिन तक रह सकती है, जबकि इस मशीन से काटी गई भिंडी 4 से 5 दिन तक रह सकती है। खबरें खेती में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान राकेश कुमार मिश्रा जी से।
अब हमारे देश में प्रगतिशील किसान धान गेहूं जैसे पारंपरिक फसलों की खेती में रुचि नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ के किसान अब पुरानी परंपरा से हटकर नई फसलों की खेती ले रहे हैं। इन फसलों की खेती कर किसान लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। वैशाली जिले के युवा प्रगतिशील किसान राकेश कुमार मिश्रा ने भी परंपरागत फसलों को छोड़कर नई तकनीक से खेती शुरू की है। उन्होंने अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी की फसल पैदा करके पूरे जिले में धूम मचा दी है। वहीं इस फसल की पैदावारी में उन्होंने लाखों की कमाई भी की है। इस फसल की पैदावार के लिए उन्होंने अपने 1.5 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया है। राकेश ने न सिर्फ एक अलग हटकर खेती में एक नया मुकाम बनाया, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। खेती सर, इसका जैसे स्टार्टिंग में इसको जैसे ये हल से इसको खेत को जुतवा करके पूरा तैयारी करके फिर इसका बेड बनाया जाता है, फिर उस पर ड्रिप लाइन पाइप बिछा करके सिंचाई के लिए, फिर उस पर मल्चिंग करके फिर उसको पौधा को लगाया जाता है। कितने कट्ठे में लगे हुए हैं? ये 1.5 एकड़ है। कितना पूंजी लग गया? पूंजी 1 एकड़ में लगभग 4 लाख रुपए के हिसाब से लगेगा सर। कौन सा प्रभेद क्या है? प्रभेद इसमें विंटर डॉन प्रजाति का ये पौधा है जो हमने अभी लगाया है। जैसे कामारोजा, फ्लोरिडा और ये स्वीट सेंसन, बहुत सारा प्रजाति है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग यही सक्सेस है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक मंडी पर और जानते हैं दाल के ताजा भाव। राहड़ दाल 10,500 से 11,500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 6800 से 7200 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 6,000 से 6300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 9,500 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। अगले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी स्थानों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वसंत ऋतु के मक्का में नाइट्रोजन उर्वरक 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में छिड़काव करें। देर से होने वाली मक्का की फसल की सिंचाई अवश्य कर दें। किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचल को जाना, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव होने लगे हैं और गर्मा सब्जियों की खेती का समय भी आ चुका है। ऐसे में हमें इनका सामयिक प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जानते हैं इस विषय में वैज्ञानिकों की क्या राय है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रणधीर कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे गर्मा सब्जियों की खेती के बारे में, कैसे उसकी समसामयिक देखभाल की जाए ताकि आपका उत्पादन बेहतर हो सके और आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर कुमार जी, जो कृषि अनुसंधान पटना में वरीय वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गर्मा सब्जियों में कौन कौन सी प्रमुख सब्जियां हैं जिसकी खास देखभाल करने की ज़रूरत होती है। देखिए, अभी किसान भाइयों, गर्मा सब्जी जैसे शब्द आ रहा है, इसका मतलब जब ठंड जा रहा हुआ होता है
और गर्मी आ रही होती, यानी ये लगभग 15 फरवरी के आसपास से लगाने वाली बात है कि 15 फरवरी से के बाद जो सब्जियां लगती हैं उनको हम सब गर्मा सब्जियों के रूप में हम लोग देखते हैं। खास करके इसमें जो भिंडी है, बोड़ा है, नेनुआ, कद्दू, करेला, जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, ये सारी जितनी भी हैं, ये लत्तर वाली सब्जियां, ये सारी की सारी गर्मा सब्जियों के रूप में जानी जाती हैं। इवन कि प्याज की खेती, जो हम रबी प्याज की खेती करते हैं, इसको भी हम गर्मा सब्जी में ले सकते हैं। खास करके भिंडी और बोड़ा इस समय सबसे मेन सीजन होता है, और कद्दू वर्गीय सब्जियां, यदि हम इन्हीं 3 चीज़ों में आप बांट करके रख सकते हैं, जिसको हम गर्मा सब्जी के रूप में जानते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी गर्मा सब्जियों के बारे में। चूँकि ये सब्जी लगाने का सही समय है, तो खेत की तैयारी कैसे हमारे किसान भाई करेंगे, कैसे बीजोपचार करेंगे ताकि उनके फसल को कम से कम नुकसान हो और उत्पादन आगे जाकर अच्छा हो। खेत को जोत करके बराबर भुरभुरा कर लेना चाहिए, तभी हम कोई भी बीज बोते हैं। भिंडी लगाना है, यदि हम भिंडी लगाना है तो भिंडी लगाने के समय में हम पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को ध्यान रखना है। कोई भी फसल लगाते हैं तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस जिसको कहते हैं, कतार से कतार की दूरी बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मा फसल है, इसमें बढ़वार बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो भिंडी यदि लगाना है तो हम अभी 1.5 फीट यानी 45 से 50 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं, और कई जगह पर 30 से 35 सेंटीमीटर तक भी लेके चलते हैं, यदि आप संकर किस्मों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लोबिया के केस में आप 45 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर पे आप पौधे बीज लगा सकते हैं, और एक जगह पर 1 से 2 दाने भी आप गिरा सकते हैं। और हमेशा किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि कतार में बोएं। कई जगह पर लोबिया को छिटकवा विधि से बुन देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमेशा लाइन से बुआई करना है, ताकि आगे चल करके खरपतवार नियंत्रण करने में भी सुविधा हो। यदि हम कद्दू वर्गीय सब्जियों में जाते हैं, यदि लौकी की बात करते हैं, तो लौकी में अभी जो बीज लगाने का समय 1 हेक्टेयर में लगभग 3 से 4 किलो तक बीज लग जाता है। करेले में भी लगभग वही 2 से 2.5 किलो बीज लगता है। नेनुआ में 1 से 1.5 किलोग्राम बीज का लगता है। ऐसे करके हर क्रॉप पे, यदि आप तरबूज लगाने जा रहे हैं तो तरबूज में 400 ग्राम से 600 ग्राम 1 एकड़ में बीज लगता है। भिंडी आप लगा रहे हैं तो भिंडी में जो बीज की मात्रा होगी वो लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होगा। इसी तरह से लोबिया का आप खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम उसमें लोबिया का भी बीज लगेगा। इनकी सबकी किस्में बहुत अच्छी अलग अलग किस्में हैं। अजी गर्मा में आप जैसे लोबिया लगाना है तो काशी निधि है, बहुत सारी किस्में हैं जिसको आप लगा सकते हैं। पूसा गरिमा है, अर्का गरिमा है, इस तरह की किस्में आप लगा करके बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं। काशी कंचन भी बहुत पुरानी किस्म है, लेकिन आज भी उतना ही किसानों के बीच में प्रचलित है। डॉक्टर साहब, आपने किस्मों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह हमारे किसान भाइयों को दी, क्योंकि गर्मा फसल इसका सिंचाई बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही खरपतवार का नियंत्रण भी उतना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो फसल का सारा उर्वरा जो है खरपतवार में चला जाएगा। तो चूँकि उस किसान भाई का अच्छा उत्पादन हो सके, इसमें वो क्या क्या व्यवस्था करें, सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? खास करके यदि हम कद्दू वर्गीय सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो हमारे समझ से ये जब भी हम लगाते हैं तो वो हम लाइन से लगाते हैं, और कतार से कतार की दूरी लगभग 2 मीटर से 2.5 मीटर तक होता है। खीरा में हमारा 1.5 मीटर होता है, करेला में 1.5 मीटर होता है। लेकिन यदि लौकी, नेनुआ, कोहड़ा, कदीमा जिसको बोलते हैं, ऐसे फसल लगा रहे हैं तो 2 से 2.5 मीटर की दूरी होती है, कतार से कतार की दूरी। तो आप शुरुआत में जब हम बीज लगाते हैं तो 1 महीने तक जो खरपतवार का नियंत्रण है, पौधे के पास यदि 2 मीटर जो 1 मीटर की चौड़ाई होती है, आप यदि उस पाथ पे ही सिर्फ आप घास निकालते जाते हैं समय समय पे, तो आपका फसल में बढ़वार में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि इधर बीच में जो ब्लैंक ज़मीन होता है जहाँ पर खरपतवार जमा आते हैं, तो उसको एक बार यदि 1 महीने बाद गुड़ाई कर देते हैं तब तक ये लत्तियाँ उसको कवर कर लेती हैं, और वो उनके लिए एक और अच्छा तरह से फ़ायदे की तरह काम करता है। तो वहाँ पर खरपतवार का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। सबसे ज़्यादा खरपतवार का इशू बोड़ा और भिंडी में होता है। यहाँ पर भी आपको मैनुअल ही ज़्यादातर आपको इसमें करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि केमिकल यूज़ करें
तो बुआई के मात्र 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में पेंडिमेथिलीन दवा 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके खेत में कम से कम खरपतवार जम सके। और जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है तो चूँकि गर्मा फसल है तो शुरुआत में भिंडी और बोड़ा में जैसे फसल में 1 सप्ताह पर आपको पानी देना है। लौकी, करेला, नेनुआ, झींगा, प्योर, ये सब जितनी तोरई वगैरह वेराइटी किस्में हैं, इनमें शुरुआत में 4 से 5 दिन पे हल्की नमी देनी है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि जल प्लावन की स्थिति आने पावे खेत में। नमी प्रबंधन करना है, पानी का प्रबंधन नहीं, नमी का प्रबंधन करना, यानी हल्की सिंचाई हमेशा करते रहना चाहिए। और यदि कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात है तो शुरुआत में तो 1 सप्ताह 8 दिन पे भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो गर्मा फसल है उनमें कौन कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग किया जाए, चूँकि कीट का भी प्रकोप ज़्यादा होता है तो कौन सा कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, संक्षेप में हमारे किसान भाइयों को बताएं। खाद उर्वरक में हर फसल के लिए अलग अलग है। इन जनरल ज़्यादातर की पौधों में DAP का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस 2,18-46% में होता है। तो उसमें खास करके कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास के हिसाब से आप दे सकते हैं। इससे बहुत अच्छा है। कद्दू और करेला में जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास तक हम इसमें प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। खास करके कीड़े मकोड़े की बात है तो शुरुआत में जब आप बीज समय जो भी किसान भाई पौधे लगा चुके हैं उनके खेतों में कद्दू का लाल भृंग बहुत तेज़ी से आता है। इसके लिए कोई भी दवा, सिंपल जो फॉलीडॉल डस्ट वगैरह आता है, कोई भी डस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, फेनवाल धूल फेनवल रेट दवा आती 0.4% की, आप उसका इस्तेमाल डस्टिंग के रूप में मॉर्निंग आवर्स में जब पहले सुबह जो होता है शीत के समय में ही करें। इससे जो है आपके कीड़े नहीं लगेंगे, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने गर्मा सब्जियों के सामयिक रख रखाव और देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने गर्मा सब्जियों के सामयिक प्रबंधन की विशेष जानकारी हासिल की। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बायोफ्लैग तकनीक के बारे में। बायोफ्लैग तकनीक मत्स्य पालन की एक तकनीक है जिसमें पानी में मौजूद विषैले पदार्थों को मछली के चारे में तब्दील किया जाता है। तो चलिए इस विषय में विस्तार से जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ श्याम कुमार से। किसान भाइयों, आज हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक जानकारियाँ ये है हमारे कि मछली पालन को हम लोगों ने एक कृषि विधा में ही रखा है, मतलब खेती बाड़ी की तरह ही कृषि, लेकिन बृहत रूप। आज हम मछली उत्पादन में हम कहीं नहीं थे, लेकिन आज हमारा बिहार मछली उत्पादन में एक स्थान रखने लगा है और पूरे भारत में बिहार की जो मछलियां हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है मछली। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो कम जगह के चलते मछली पालन नहीं कर पाते हैं। तो मछली पालन एक नई विधि है जो हमारे वैज्ञानिकों ने ईजाद की है, वो है बायोफ्लॉक सिस्टम। तो बायोफ्लॉक सिस्टम में क्या है कि आप कम जगह भी अगर है तो आप उस पर कर सकते हैं। खैर, और क्या जानकारियां हैं, क्या बेहतर इससे आप कैसे कमा सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के शिवहर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। इसमें ये पहले तो बताइए कि बायोफ्लॉक क्या है। बायोफ्लॉक एक मछली पालन करने की वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें हम मछली को कम जगह में अधिक मात्रा में पाल सकते हैं। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है बैक्टीरिया के द्वारा मछलियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को वापस से उनके खाने में तब्दील कर देना। तो जो भी हम खाना देते हैं मछलियों को, जो खाना वेस्ट होता है, करीबन 70% जो खाना हम देते हैं मछलियों को वो जाके पानी में वेस्ट हो जाता है और मछली के ग्रोथ में काम नहीं आता है। जो वेस्ट निकलता है उसमें मेनली अमोनिया होता है। उस अमोनिया वाले पानी में हम बाहर से कार्बन वाले पदार्थ को डालते हैं और कार्बन के डालने के साथ उसमें माइक्रोबियल प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि मछली के द्वारा खाने में इस्तेमाल होता है। इसमें बायोफ्लॉक में कितना जगह चाहिए किसानों को और किस तरह से उसमें उसका सिस्टम क्या है मछली पालन करने का, ये इसके बारे में ज़रा हमको डिटेल में बताइए सर। बायोफ्लॉक में कम से कम जगह, यानी कि अगर आपके पास 20 या 25 स्क्वायर मीटर ज़मीन है तो आप उसमें मछली को बहुत सघन मात्रा में
कम से कम 1 टन के आसपास आप मछली का पालन कर सकते हैं। इसमें जो मेन है कि आप मछली को जब आप डालेंगे पानी में, तो पानी में पहले से प्रोबायोटिक्स यानी जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो मौजूद रखेंगे, और उसके साथ साथ जो मछली में जो वेस्ट निकलेगा वो प्रोबायोटिक्स की मदद से वापस से मछली के खाना में बदल जाएगा। इसमें केवल आप एक टैंक या जो भी टैंक सीमेंट से बना हो या तारपुलिन से बना हो, उस एक टैंक में कम से कम आप 1 टन मछली की पालन कर सकते हैं। इसमें कुछ वैरायटी, जैसे बड़े तालाबों में हम रेहू पालते हैं, जासर पालते हैं, और भी मतलब जो बड़े बड़ी वैरायटियाँ हैं, तो इसमें भी चूँकि छोटी जगह में कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल वैरायटी है या किसी भी वैरायटी को हम पाल सकते हैं इसमें? इसमें जो मेन तौर पे है जो छोटी मछलियाँ जो मार्केट में हमें छोटे साइज में बिक जाएँ, जैसे कि आपका मागुर, सिंघी, पाबदा, तिलापिया, गरई, कवई, ये सब मछलियाँ बहुत उपयुक्त हैं। और जो मछली जैसे कि कतला, रोहू, मृगल, इनके बच्चे को पालने के लिए ये बायोफ्लॉक सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, और इसमें मछली की ग्रोथ बहुत जल्दी से बढ़ जाती है, और जो रोग वगैरह की समस्या है वो करीबन ना के बराबर ही रहती हैं। शुरुआत कैसे करें, किसान इसको कैसे, इसके बारे में ट्रेनिंग कहाँ से लें, ये सारी जानकारियाँ आप हमको दीजिए। इसको करने के लिए आप एक ट्रेनिंग ले सकते हैं बायोफ्लॉक की किसी भी सरकारी संस्थान में, जिसमें आप टैंक बना करके, टैंक तारपुलिन या सीमेंट का बन सकता है, उसमें आप जाके मछली को डालेंगे, उसमें प्रोबायोटिक्स रहेगा, और उसके साथ साथ समय के अंतराल पे अमोनिया जितना बढ़ेगा उसके अनुसार आपको बाहर से कार्बन डालना पड़ेगा, जो कि माइक्रोबियल प्रोटीन में फॉर्म होगा और मछली के खाना के द्वारा इस्तेमाल होगा। इसमें करने के लिए आप करीबन एक टैंक में 5 से 6 हज़ार मछली के बच्चे को पाल सकते हैं, जो बड़ा होकर कम से कम 1 से लेकर 1.25 टन तक मछली की आपकी जो ग्रोथ है वो मिल जाएगा। और इसमें करने के लिए जो फीड की मात्रा होती है खाने की, वो केवल बाकी तालाब की मात्रा में देखेंगे तो कम इस्तेमाल होता है, और रोग वगैरह की समस्या बिल्कुल कम होती है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मछली को स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत ही मददगार होते हैं। इसमें ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन मशीन लगाए जाते हैं, या और भी ऑक्सीजन के पूर्ति के लिए उसमें अलग से बोरिंग चलाया जाता है पानी को। तो बायोफ्लॉक में जगह छोटा होता है तो ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, उसमें क्या सिस्टम है, कैसे उसको किया जाता है? बायोफ्लॉक क्योंकि टैंक में करते हैं और मछलियाँ बहुत ही सघन मात्रा में होती हैं, तो इसमें जो मेन ध्यान रखना है वो है पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन और अमोनिया, इन दोनों के ऊपर ही बायोफ्लॉक कल्चर निर्भर करता है। बायोफ्लॉक में मछली पालन करने के लिए आप किसी 5 मीटर गोलाई के टैंक का निर्माण कर सकते हैं। ये टैंक तारपुलिन या सीमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। इस टैंक में कम से कम आप 5 से 6 हज़ार अंगुलिकाएँ जो छोटी मछली के बीज हैं उनको डालेंगे, और कम से कम 4 से 5 महीने की जब खेती करेंगे बायोफ्लॉक में, तो ये मछली बड़ी होकर के आपको 1 से लेकर 1.25 टन तक का आपको यील्ड मिल सकता है। बायोफ्लॉक में जो मेन ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो है पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन का ध्यान रखें, जो कि कम से कम 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो अमोनिया है, जो कि मेन जो जहरीला चीज़ जो पानी में मौजूद रहता है, उसको 1 ppm से कम रखें, और जितना ही अमोनिया आपके टैंक में होगा उसका कम से कम 10 गुना कार्बन पदार्थ बाहर से डालें। इससे डालने से क्या होगा, जो भी अमोनिया मौजूद है वो कार्बन के साथ मिलकर के वापस से बैक्टीरियल प्रोटीन का निर्माण करेगा, जो कि मछली के खाने के तौर पे इस्तेमाल होगा। बायोफ्लॉक के अंतर्गत मछली पालन करने से जो रोग की समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं, और जो इस्तेमाल करते हैं खाना पीना मछली को देने के लिए वो कम से कम 20 से 25% हम खाना कम देंगे। कम समय में कम खाना के साथ मछली का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इनमें जो मछलियाँ पालन कर सकते हैं वो छोटी मछलियाँ जो कम से कम 500 से 600 ग्राम वेट में मार्केट में बिक जाए, जैसे कि आपका कवई, गरई, पाबदा है, सिंगी है, मागुर है, ये सब बायोफ्लॉक में पालन करने के लिए बहुत ही उपयुक्त मछलियाँ हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि खास करके ये बायोफ्लॉक सिस्टम कितनी अच्छी और कितनी बेहतर हो सकती है आमदनी बढ़ाने के लिए, हमारे भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीजिए हमें इजाज़त। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों, उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की कृषि से संबंधित ये जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी रही होंगी।
अगले अंक में ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।